कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े बेहद खूबसूरत और एक विशाल किले की। एक ऐसा किला जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, जहाँ अलग-अलग भाषाएं हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर है ना? और जिसकी सीमाएं बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर घने जंगलों और तपते रेगिस्तान तक फैली हैं। सामान्य तौर पर जब भी हम किसी किले की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है सबसे पहले तो बाहरी दीवारों पर खड़े सैनिक ही याद आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी दीवार के मजबूत होने से अंदर सब कुछ सुरक्षित रहता है? मतलब मान लीजिए, बाहर के दरवाजे पूरी तरह बंद है, दीवारें अभेद्य हैं, लेकिन लेकिन अचानक किले के आंगन में ही आग लग जाए हाँ, या अंदर ही कोई बड़ा उपद्रव शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो वो बाहरी दीवारें किसी काम की नहीं रह जाती। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें या बहुत दूर ना जाकर 26/11 के मुंबई हमलों को ही देख लें, तो दुश्मन ने हमारी सरहदों की दीवारों को नहीं तोड़ा था। वो तो समुद्र के रास्ते से सीधा अंदर आ गए थे। एकदम सही। वे एक अंधेरे कोने से सीधे हमारे आंगन में दाखिल हो गए थे। मतलब सुरक्षा कोई एक सीधी रेखा नहीं है जिस पर आप कुछ सैनिक खड़े कर दें। ये एक बहुत ही जटिल तंत्र है। बिल्कुल, एक जीवंत और लगातार बदलने वाला तंत्र। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मूल विषय है। भारत का वो अभेद्य सुरक्षा कवच जो सरहदों से लेकर हमारे शहरों की सड़कों तक फैला है। और आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्रियां और स्लाइड्स हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। हाँ, खासतौर पर जो श्रोता यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये खजाना है। इसमें जटिल तथ्यों को याद रखने के लिए शानदार मेमोरी ट्रिक्स और एग्जाम अलर्ट्स भी शामिल हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक क्लासरूम जैसी स्पष्टता के साथ लेकिन बिल्कुल आम बातचीत के अंदाज में इन सबको समझें। ठीक है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सुरक्षा के मूल विभाजन और देश के सबसे बड़े आंतरिक बल यानी सीआरपीएफ के बारे में। तो अगर हम स्लाइड के पहले बुलेट पॉइंट को देखें, तो सुरक्षा के दो हिस्से होते हैं, बाहरी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी ट्रिक दी गई है। बाहरी मतलब बॉर्डर के पार जहाँ आर्मी होती है, और आंतरिक मतलब घर के अंदर। बिल्कुल। बाहरी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी सेना संभालती है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, वो क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिन्हें हम CAPF कहते हैं, वे रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आते। वे गृह मंत्रालय यानी MHA के अधीन आते हैं। ओह, तो इसकी मेमोरी ट्रिक यही हुई कि गृह यानी घर, और घर के अंदर की शांति गृह मंत्रालय संभालता है। एकदम सही पकड़ा आपने। CAPF का काम है सीमा की निगरानी, दंगा नियंत्रण और VVIP सुरक्षा, और इसी के तहत आता है देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्लाइड के अनुसार इसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। हाँ, और फिर आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया गया। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हुई 39 में क्राउन और 49 में रिपब्लिक। काफी आसान है याद रखना। और अगर हम इनके मुख्य कार्यों की बात करें, तो चुनाव सुरक्षा, कानून व्यवस्था और एंटी नक्सल ऑपरेशंस इन्हीं के जिम्मे है। इसकी भी एक ट्रिक है, जहां आंतरिक क्लेश वहां CRPF। बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ विशेष यूनिट्स भी हैं ना, जैसे RAF और कोबरा। बिल्कुल, RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स। स्लाइड के अनुसार इसका गठन 1992 में हुआ था। इनकी नीली वर्दी होती है और इनका काम है तुरंत दंगा रोकना। और कोबरा कमांडोस? वो जंगलों में नक्सलियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये दोनों यूनिट्स CRPF का ही हिस्सा हैं। तो अगर उस किले वाले उदाहरण पे वापस जाएं, तो ये घर के आंगन की व्यवस्था संभालते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सीमाओं के अडिग प्रहरी के बारे में, यानी BSF, ITBP, SSB और असम राइफल्स। तो आंतरिक शांति तो हमने देख ली, लेकिन जो हमारी विशिष्ट भौगोलिक सीमाएं हैं, उनकी निगरानी शांति काल में कौन करता है? क्योंकि सेना तो युद्ध के समय लड़ती है, राइट? हाँ, तो स्लाइड का पहला पॉइंट है BSF यानी सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी। और इनका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मेमोरी ट्रिक है। BSF का काम है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकना। तो ट्रिक है,
B से बांग्लादेश और SP से सीमा ऑफ पाकिस्तान। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है। BSF यानी बांग्लादेश और सीमा ऑफ पाकिस्तान। और वाघा बॉर्डर की जो मशहूर सेरेमनी होती है वो भी तो यही करते हैं। हाँ, और यहाँ यूपी कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है, ध्यान से सुनिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। BSF दुनिया का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट सवार टुकड़ी है और महिला प्रहरी टुकड़ी भी है। ओह, सच में? ऊंट सवार टुकड़ी सिर्फ इनके पास है? जी हाँ। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ITBP। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन्हें स्थापित किया गया था। इन्हें हिमवीर भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इनकी मेमोरी ट्रिक है तिब्बतन बॉर्डर, मतलब कैलाश की ऊंचाई। ये लद्दाख से अरुणाचल तक की सुरक्षा करते हैं। और शायद इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा भी इन्हीं के पास है। एकदम सही। इसके बाद है SSB, 1963 में स्थापित। इसकी भी एक ट्रिक है यहाँ स्लाइड में। S सिक्योर्स, S साइलेंट, B बॉर्डर्स। मतलब ये शांत सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जैसे नेपाल और भूटान। हाँ, क्योंकि शांत सीमाओं पर हथियारों से ज्यादा तस्करी का खतरा रहता है। और आखिर में है सबसे पुराना बल, असम राइफल्स। 1835 की कछार लेवी। इन्हें पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। ये म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ, पूछिए। अगर ये असम राइफल्स बॉर्डर देखते हैं तो क्या ये भी पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है? यहाँ सबसे रोचक तथ्य ये है कि इनका नियंत्रण दोहरा है। इसे ड्यूल कंट्रोल कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, प्रशासनिक नियंत्रण यानी बजट और नियम वो MHA यानी गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन ऑपरेशनल नियंत्रण, मतलब जब वो फील्ड पर काम करते हैं। हाँ, वो भारतीय सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास है। ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये तो बहुत ट्रिकी है। इसे याद रखना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे विशिष्ट सुरक्षा और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार के बारे में, यानी CISF और NSG। तो हमने सीमाएं देख ली और दंगे भी देख लिए, लेकिन हमारे हवाई अड्डों, मेट्रो या ताजमहल जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों का क्या? हाँ, उन पे हमला हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो स्लाइड का पहला पॉइंट है CISF औद्योगिक सुरक्षा। 1969 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी मेमोरी ट्रिक है C से कमर्शियल और I से इंडस्ट्रियल जगहों पर CISF। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। बताइए। ये एकमात्र ऐसा बल है जो प्राइवेट कंपनियों को भी पेमेंट के आधार पर सुरक्षा देता है, जैसे इन्फोसिस या रिलायंस की रिफाइनरी। हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी इनकी सेवाएं ले सकता है। हाँ, और आग लगने के खतरों से निपटने के लिए इनके पास एक खास फायर विंग भी है। बड़ा आतंकी हमला हो जाए, जैसे बंधक बना लिया जाए, तब कौन आगे आता है? तब बारी आती है NSG की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिन्हें हम ब्लैक कैट्स कहते हैं। 1984 के हालातों के बाद इनका गठन हुआ था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्लाइड में लिखा है कि NSG में कोई सीधी भर्ती नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो फिर उसमें जवान कहाँ से आते हैं? NSG के जवान पूरी तरह से डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर सेना और पुलिस से आते हैं। इसकी मेमोरी ट्रिक है आर्मी की ताकत प्लस पुलिस की समझ बराबर NSG। क्या बात है! ये आतंकवाद के खिलाफ देश का अंतिम प्रहार है। बिल्कुल। अब चलिए अपनी आखिरी मुख्य स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम बात करेंगे देश की अदृश्य आंखें, कान और मास्टर डेटाबेस के बारे में, यानी IB, रॉ, CBI, NIA और नेटग्रिड। देखिए, बंदूकें तो तब काम आती हैं जब खतरा सामने हो, लेकिन खतरे को पहले ही भांपने वाला दिमाग किसका है? खुफिया एजेंसियों का। हाँ, तो सबसे पहले IB बनाम रॉ। स्लाइड में पहला पॉइंट है IB, जो 1887 में बनी। ये आंतरिक खुफिया एजेंसी है। ट्रिक है I से इंटरनल, I से IB। बहुत अच्छे। और फिर 1962 और 65 के युद्धों में जब बाहरी खुफिया जानकारी की कमी महसूस हुई, तो 1968 में रॉ का जन्म हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके संस्थापक रामेश्वर नाथ काव थे। इसकी ट्रिक है कि रॉ की नजर बाहर होती है। एकदम सही। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है। रॉ किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। ओह, और ये RTI से भी बाहर है? बिल्कुल। अब आते हैं जांच एजेंसियों पर। CBI बनाम NIA। CBI तो 1963 में बनी थी। हाँ,
और इसकी ट्रिक है CBI मतलब करप्शन। ये मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जांच करती है। लेकिन NIA का जन्म तो 26/11 के बाद हुआ था ना? हाँ, 2008 में आतंकवाद से निपटने के लिए। और इसका एग्जाम अलर्ट ये है कि NIA को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। इसे सुओ मोटो शक्ति कहते हैं। मतलब ये पूरे देश में कहीं भी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, और अंत में है नेटग्रिड। 2009 में इसकी स्थापना हुई। नेटग्रिड ये असल में काम कैसे करता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 26/11 के बाद ये महसूस किया गया कि हमारी एजेंसियों में तालमेल नहीं है। जानकारी अलग-अलग बंटी हुई थी। हाँ, तो नेटग्रिड कोई जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि एक मास्टर डेटाबेस है। अच्छा, इसकी ट्रिक है ग्रिड, मतलब डेटा का नेटवर्क, यानी एजेंसियों का गूगल सर्च इंजन। एकदम सही। ये बैंकिंग, टैक्स, वीजा और टेलीकॉम के डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है ताकि आतंकी संदिग्धों को तुरंत ट्रैक किया जा सके। ये तो सच में एक संपूर्ण डिजिटल रक्षा प्रणाली है। बिल्कुल। तो हमने सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं। अब जैसा कि हमारी अध्ययन सामग्री का निर्देश है, क्या आप श्रोताओं के लिए पूरी चर्चा का एक त्वरित ऊर्जावान सारांश यानी क्विक रिवीजन दे सकती हैं? बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले MHA बनाम रक्षा मंत्रालय। सेना बाहरी रक्षा करती है और CAPF गृह मंत्रालय के तहत आंतरिक सुरक्षा करते हैं। CRPF आंतरिक दंगे और चुनाव देखती है। BSF, ITBP, SSB और असम राइफल्स बॉर्डर संभालते हैं। और CISF? CISF इंडस्ट्री और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करती है। NSG आतंकवाद पर सीधा प्रहार करती है। बहुत बढ़िया। और खुफिया एजेंसियां? IB और रॉ खुफिया जानकारी जुटाती हैं। CBI और NIA जांच करती हैं। और अंत में नेटग्रिड इन सब का मास्टर डेटाबेस है। कमाल का रिवीजन था। इससे तो दिमाग में सब कुछ पक्का हो गया होगा। हाँ, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर खतरे बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में नेटग्रिड जैसा डेटाबेस सिर्फ जानकारी देगा? मतलब क्या वो खुद अपराध होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी करने लगेगा, जिसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं? क्या भविष्य के युद्ध केवल सरहदों पर नहीं, बल्कि सर्वर रूम्स में लड़े जाएंगे? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब दीवारें ईंट की नहीं, डेटा की होंगी। बिल्कुल। इस विचार पर तो गहराई से सोचना पड़ेगा। बाहरी दुश्मनों से लेकर अंदर छिपे खतरों तक भारत का ये सुरक्षा कवच सच में अभेद्य है। आज की इस क्लासरूम स्टाइल गहन चर्चा ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। अगली बार ऐसे ही किसी नए डीप डाइव के साथ फिर मिलेंगे। बिल्कुल। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इस अभ्यास में हम इन विषयों पर प्रश्न देखेंगे। पहला, CAPF परिचय और बल। दूसरा, CAPF सीमा और विशेष बल। तीसरा, प्रमुख खुफिया व जांच एजेंसियां। और चौथा, एकीकृत प्रणाली और समीक्षा। पहला खंड, CAPF परिचय और बल। प्रश्न 1, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, भारतीय सेना। ऑप्शन बी, CAPF और खुफिया एजेंसियां। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी, वायुसेना। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी, CAPF और खुफिया एजेंसियां, क्योंकि भारतीय सेना बाहरी खतरों से देश की रक्षा करती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा CAPF का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय MHA। ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय MHA, क्योंकि ये सभी बल सीधे गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना किस नाम से हुई थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सेंट्रल पुलिस फोर्स। ऑप्शन बी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ऑप्शन सी, नेशनल गार्ड्स। ऑप्शन डी, ब्रिटिश इंडिया पुलिस। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है
ऑप्शन बी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों में आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर सीआरपीएफ किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1949, क्योंकि आज़ादी के बाद सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत इसका नाम बदला गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, दंगों को तुरंत रोकने के लिए 1992 में गठित आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की वर्दी का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खाकी, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीला, क्योंकि ये शांति और विश्वास का प्रतीक है जो दंगा नियंत्रण अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, जंगल क्षेत्रों में नक्सलवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की कौन सी विशेष यूनिट कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनएसजी, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी आरएएफ, ऑप्शन डी एसपीजी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी कोबरा, क्योंकि कोबरा का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है, जो गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किस ऐतिहासिक घटना के बाद की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1962 भारत चीन युद्ध, ऑप्शन बी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन सी 1971 युद्ध, ऑप्शन डी कारगिल युद्ध। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, क्योंकि इस युद्ध ने एक समर्पित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता को उजागर किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, भारत की रक्षा की पहली पंक्ति कहे जाने वाले बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वीरता और कर्म, ऑप्शन बी जीवन पर्यंत कर्तव्य, ऑप्शन सी सेवा और निष्ठा, ऑप्शन डी सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवन पर्यंत कर्तव्य, क्योंकि यह बल के जवानों के अटूट समर्पण को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, शांति काल में बीएसएफ मुख्य रूप से किन 2 देशों की सीमाओं पर घुसपैठ और तस्करी रोकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान और नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन और म्यांमार। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये भारत की सबसे संवेदनशील भूमि सीमाओं में से हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, दुनिया का एकमात्र ऐसा बल कौन सा है जिसके पास अपनी ऊंट सवार टुकड़ी और महिला प्रहरी टुकड़ी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईटीबीपी, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी एसएसबी, ऑप्शन डी बीएसएफ। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी बीएसएफ, क्योंकि ऊंट टुकड़ी रेगिस्तानी सीमाओं पर और महिला टुकड़ी महिला तस्करों की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, राष्ट्रीय संपत्तियों जैसे पीएसयूज, हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा किस बल के पास है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सीआईएसएफ, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी एनएसजी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ की स्थापना ही औद्योगिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी सीआईएसएफ, ऑप्शन सी आईटीबीपी, ऑप्शन डी एसएसबी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीआईएसएफ, क्योंकि इसकी स्थापना सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, उद्योगों में आग लगने के खतरे को देखते हुए किस बल के पास एक विशेष फायर विंग है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीआरपीएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी सीआईएसएफ, ऑप्शन डी बीएसएफ। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीआईएसएफ, क्योंकि औद्योगिक सुरक्षा में आग से बचाव एक महत्वपूर्ण घटक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, वो एकमात्र बल कौन सा है जो प्राइवेट कंपनियों को भी भुगतान के आधार पर सुरक्षा देता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनएसजी, ऑप्शन बी सीआईएसएफ, ऑप्शन सी आरएएफ, ऑप्शन डी एसपीजी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीआईएसएफ, क्योंकि 2009 में अधिनियम में संशोधन के बाद इसे यह अधिकार मिला। दूसरा खंड सीएपीएफ, सीमा और विशेष बल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में किस बल की स्थापना हुई जिसे हिमवीर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एसएसबी, ऑप्शन बी असम राइफल्स, ऑप्शन सी बीएसएफ, ऑप्शन डी आईटीबीपी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी आईटीबीपी, क्योंकि इसकी स्थापना विशेष रूप से भारत तिब्बत सीमा पर चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, प्राकृतिक आपदाओं में बचाव के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी किसे दी जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईटीबीपी, ऑप्शन बी एसएसबी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी बीएसएफ। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए आईटीबीपी, क्योंकि यह बल उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 1963 मुख्य रूप से किन देशों की शांत सीमाओं की सुरक्षा करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान और म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी चीन और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश और नेपाल। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल और भूटान, क्योंकि इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और ये खुली सीमाएं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है जिसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम राइफल्स, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी बीएसएफ, ऑप्शन डी मद्रास रेजिमेंट। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए असम राइफल्स, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिशों द्वारा पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पहाड़ी लोगों का मित्र किस बल के उपनाम हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईटीबीपी, ऑप्शन बी एसएसबी, ऑप्शन सी असम राइफल्स, ऑप्शन डी नागा रेजिमेंट। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी असम राइफल्स, क्योंकि यह बल लंबे समय से पूर्वोत्तर में सेवा दे रहा है और स्थानीय लोगों के साथ इसके गहरे संबंध हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा के अलावा असम राइफल्स किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत भूटान। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत म्यांमार, क्योंकि इस सीमा पर उग्रवादी समूहों की आवाजाही एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, असम राइफल्स एकमात्र ऐसा बल है जिस पर दोहरा नियंत्रण है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण MHA के पास है, जबकि ऑपरेशनल नियंत्रण किसके पास है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, क्योंकि यह बल सेना के साथ मिलकर उग्रवाद विरोधी अभियानों में काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?
आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्लैक कैट्स, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी हिमवीर, ऑप्शन डी गरुड़। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्लैक कैट्स, क्योंकि वे अपनी काली वर्दी और फुर्तीले ऑपरेशनों के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी विशिष्ट सीमा की रक्षा नहीं करता बल्कि विशिष्ट स्थिति से निपटता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी एनएसजी, ऑप्शन डी एसएसबी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनएसजी, क्योंकि ये एक संघीय आकस्मिक बल है जिसे विशेष आतंकी खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। एनएसजी एक विशिष्ट स्ट्राइक फोर्स है। इसमें जवान कहां से डेप्यूटेशन पर आते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल पुलिस से, ऑप्शन बी केवल भारतीय सेना से, ऑप्शन सी भारतीय सेना और पुलिस दोनों से, ऑप्शन डी सीधी भर्ती द्वारा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय सेना और पुलिस दोनों से, क्योंकि ये दोनों बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को मिलाकर एक घातक बल बनाता है। तीसरा खंड, प्रमुख खुफिया व जांच एजेंसियां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1968। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1887, क्योंकि इसे ब्रिटिश भारत में रूसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, जिससे यह दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो मुख्य रूप से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय एमएचए, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय एमएचए, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27। 1968 से पहले कौन सी एजेंसी भारत के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों खुफिया कार्य देखती थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी आईबी, ऑप्शन डी सीआईडी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी आईबी, क्योंकि आरएडब्ल्यू के गठन से पहले बाहरी खुफिया जानकारी का जिम्मा भी आईबी के पास ही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। युद्धों की खुफिया विफलता के बाद 1968 में स्थापित बाहरी खुफिया एजेंसी आरएडब्ल्यू के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी रामेश्वर नाथ काव, ऑप्शन सी एमके नारायणन, ऑप्शन डी वीके सिंह। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामेश्वर नाथ काव, क्योंकि वे एक महान स्पाई मास्टर थे जिन्होंने आरएडब्ल्यू की नींव रखी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। आरएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस मंत्रालय के अधीन आती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी किसी मंत्रालय के अधीन नहीं, सीधे कैबिनेट सचिवालय। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी मंत्रालय के अधीन नहीं, सीधे कैबिनेट सचिवालय, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, जिससे इसे संचालन में स्वायत्तता मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है और आरटीआई के दायरे से बाहर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी एनआईए, ऑप्शन सी रॉ, ऑप्शन डी ईडी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉ, क्योंकि इसके अभियानों की गोपनीयता बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न 31। भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई की स्थापना 1963 में किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संथानम समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, ऑप्शन डी मलिमथ समिति। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए संथानम समिति, क्योंकि इस समिति का गठन भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी कार्मिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्मिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, क्योंकि यह एजेंसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित मामलों को भी देखती है जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33। 26/11 मुंबई हमले के बाद आतंकवाद विरोधी जांच के लिए 31 दिसंबर 2008 को किस एजेंसी का गठन हुआ? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी रॉ, ऑप्शन सी एनआईए, ऑप्शन डी नेटग्रेड। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनआईए, क्योंकि 26/11 हमले ने एक समर्पित संघीय आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी की आवश्यकता को उजागर किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34। आतंकवाद, जाली मुद्रा और मानव तस्करी की जांच करने वाली एनआईए किस मंत्रालय के अधीन आती है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय एमएचए, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय एमएचए, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। और अब चौथा और अंतिम खंड, एकीकृत प्रणाली और समीक्षा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35। किस जांच एजेंसी को आतंकवाद की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए? पूरे भारत में स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो अधिकार। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी राज्य सीआईडी, ऑप्शन सी एनआईए, ऑप्शन डी स्थानीय पुलिस। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनआईए, क्योंकि आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा है और एनआईए को बिना किसी रोक-टोक के जांच करने का अधिकार दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36। 26/11 हमलों के बाद विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किस मास्टर डेटाबेस की परिकल्पना 2009 में की गई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सीसीटीएनएस, ऑप्शन बी एनसीटीसी, ऑप्शन सी एमएसी, ऑप्शन डी नेटग्रिड। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी नेटग्रिड, क्योंकि इसका उद्देश्य खुफिया जानकारी को रियल टाइम में साझा करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37। एनएजीआरटी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संबंध में सही कथन चुनें। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यह एक नई जांच एजेंसी है, ऑप्शन बी यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ऑप्शन सी यह सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन डी यह विदेशों में जासूसी करता है। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह कोई ऑपरेशनल एजेंसी नहीं है बल्कि एक सूचना साझाकरण तंत्र है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए नेटग्रिड किन स्रोतों से डेटा एकत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बैंकिंग और टैक्स, ऑप्शन बी इमिग्रेशन वीजा, ऑप्शन सी एयर ट्रैवल और टेलीकॉम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इसका लक्ष्य संदिग्धों का एक समग्र 360 डिग्री प्रोफाइल बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1D, 2A, 3C, 4B, ऑप्शन बी 1A, 2B, 3C, 4D, ऑप्शन सी 1C, 2A, 3D, 4B, ऑप्शन डी 1D, 2B, 3C, 4A।
आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1D, 2A, 3C, 4B, क्योंकि NSG को ब्लैक कैट्स, ITBP को हिमवीर, BSF को रक्षा की पहली पंक्ति और असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, फॉल्स है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए BSF वाघा बॉर्डर की सेरेमनी करती है, ऑप्शन बी असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग, मेघालय में है, ऑप्शन सी रॉ गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ऑप्शन डी CISF के पास अपनी फायर विंग है। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉ गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, क्योंकि यह कथन असत्य है। रॉ सीधे कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करता है, न कि गृह मंत्रालय को। ये है इन सभी MCQ की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। क्या सुनने वाले सभी छात्र ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लगभग 570 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मतलब कोई बड़ी कांटेदार तारबंदी या कंक्रीट की दीवार नहीं है? और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि यही जो खुली सीमा है ना, ये मानव तस्करी, जाली नोटों के व्यापार और घुसपैठियों के लिए देश में दाखिल होने का सबसे बड़ा रास्ता बन सकती है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक तरफ ये चुनौती है और दूसरी तरफ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जैसे बहुत ही जटिल सैन्य अभियान हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा नीति का एक तरह से इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो सभी विद्यार्थियों और परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का आज के इस विस्तृत विश्लेषण सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सही कहा आपने, ये एक डीप डाइव क्लास है। हाँ, आज का हमारा मिशन है यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए सैन्य ऑपरेशंस, यूपी की आंतरिक सुरक्षा ग्रिड और वैश्विक आतंकी सूचकांकों को पूरी तरह से डिकोड करना। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन सत्र में जो स्रोत या सोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही गहराई से तैयार किए गए स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं। साथ ही कुछ बेहद कारगर मेमोरी ट्रिक्स और विजुअल मैप्स भी हैं। सुनने वाले सभी छात्रों को ये जानकर खुशी होगी कि ये अध्ययन सामग्री आगामी परीक्षाओं के लिए मतलब एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। वही तो, हम यहाँ सिर्फ रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि कौन सी घटना कब हुई, बल्कि हम ये समझेंगे कि वो क्यों हुई, कैसे हुई और सबसे जरूरी बात, परीक्षा हॉल के दबाव में उसे याद कैसे रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे नोट्स की पहली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशंस के बारे में। हमारे सामने जो बुलेट पॉइंट्स है वो इस प्रकार हैं। पहला, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। दूसरा, ऑपरेशन पवन 1987। तीसरा, ऑपरेशन कैक्टस 1988 और चौथा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 से 88। देखिए, इन ऐतिहासिक ऑपरेशन से ना राज्य स्तरीय और रक्षा परीक्षाओं में सीधे सवाल बनते हैं। तो आइए इनके पीछे का इतिहास और इन्हें याद रखने के ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले है 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये तो बहुत ही चर्चित रहा है हमेशा। बिल्कुल, ये भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर से जर्नैल सिंह भिंदनवाले और भारी हथियारों से लैस खालिस्तानी आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। ये एक बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण अभियान था। इसे परीक्षा के लिए याद रखने की अचूक ट्रिक ये है कि स्वर्ण हमेशा नीले आसमान के नीचे चमकता है, तो स्वर्ण से स्वर्ण मंदिर और नीले से ब्लू स्टार। ओह वाह, ये तो बहुत आसान हो गया, स्वर्ण और नीला। अच्छा, उसके बाद वाला जो पॉइंट है ऑपरेशन पवन, उसके बारे में क्या ट्रिक है? इसके बाद आता है 1987 का ऑपरेशन पवन। ये ऑपरेशन श्रीलंका में भारतीय शांति सेना यानी IPKF भेजकर LTTE के लड़ाकों के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। जाफना के घने जंगलों में लड़ा गया ये एक बहुत कठिन गोरिल्ला युद्ध था। इसकी मेमोरी ट्रिक है, पवन समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों तक पहुंची। समुद्र पार करके पवन पहुंची, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है ऑपरेशन कैक्टस 1988, इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि ये भारतीय वायुसेना और थल सेना का मतलब सबसे तेज और सबसे सटीक विदेशी अभियान था। हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है।
देखिए 1988 में मालदीव में कुछ हथियारबंद भाड़े के सैनिकों ने अचानक तख्तापलट की कोशिश की थी। वहां के राष्ट्रपति ने तुरंत भारत से मदद मांगी। तो भारतीय वायुसेना ने आगरा से अपने इल्यूशन 76 विमानों में पैराट्रूपर्स को बैठाया और कुछ ही घंटों में मालदीव पहुंचकर तख्तापलट को नाकाम कर दिया। कुछ ही घंटों में? ये तो वाकई बहुत तेज था। वहीं तो इतनी तेजी से ये हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रखें, समुद्र के किनारे कैक्टस का पौधा अचानक मालदीव्स में उगा। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है 1986 से 88, वो भी स्वर्ण मंदिर में आतंकियों को साफ करने के लिए चलाया गया था। लेकिन ये ब्लू स्टार से अलग कैसे था? अलग इसलिए था क्योंकि ब्लू स्टार के विपरीत इसमें सेना की जगह नवगठित एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम ब्लैक कैट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया था ताकि मंदिर को कम से कम नुकसान हो। अच्छा, इसलिए नाम में ब्लैक है। ये बहुत ही स्पष्ट है। घटनाओं के पीछे का क्यों और कैसे समझने से ये ट्रिक्स और भी असरदार हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 21वीं सदी के प्रमुख ऑपरेशंस की। हाँ, ये सेक्शन परीक्षा के नजरिए से और भी ज्यादा करंट है। बिल्कुल। इस फिगर में दिखाया गया है एक टैक्टिकल मैप जहां फाइटर जेट्स और टारगेट लोकेशंस मार्क किए गए हैं। हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो 2008, उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016, ऑपरेशन बंदर 2019 और ऑपरेशन पराक्रम 2001। 21वीं सदी के इन ऑपरेशंस ने भारत की रक्षा नीति को डिफेंसिव से अग्रेसिव बना दिया था। सबसे पहले बात करते हैं 2008 के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमलों के दौरान ताज होटल और नारीमन हाउस में आतंकियों को खत्म करने के लिए एनएसजी कमांडोज ने ये ऑपरेशन चलाया था। ये अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो इसकी मेमोरी ट्रिक क्या होगी सभी छात्रों के लिए? ट्रिक ऐसे आप रखे, मुंबई पर 26/11 को एक काला तूफान यानी ब्लैक टॉर्नेडो आया था जिसे कमांडोज ने शांत किया। फिर आता है 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक। उरी में सेना के कैंप पर हुए कायराना हमले के जवाब में भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमा पार हमले की बात कबूली थी। हाँ, ये तो सभी को लगभग याद ही होगा। इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल होगी शायद। बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक है, उरी का जवाब पूरी ताकत से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया। उरी और पूरी। और 2019 का ऑपरेशन बैंडर, ये पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में की गई बेहद सटीक एयर स्ट्राइक का खुफिया कोड नेम था। अच्छा, ये कोड नेम था उनका? हाँ, इसे ऐसे याद रखें, बालाकोट के जंगलों में आतंकियों को बंदर की तरह खदेड़ कर भगाया गया। ये लो तो सीधी सैन्य कार्रवाइयां थीं, लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है आपसे। ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ऑपरेशन पराक्रम 2001, साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पर लाखों सैनिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा कर दिया था। हाँ, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था। वही, अगर मैं इसकी तुलना शतरंज के खेल यानी चेस बोर्ड से करूं, जहां आपने अपने सारे मोहरे बोर्ड पर सजा लिए हैं, आपके वजीर, हाथी, घोड़े सब हमले के लिए एकदम तैयार हैं, तो फिर इतना बड़ा जमावड़ा होने के बावजूद सीधा हमला क्यों नहीं हुआ? हम सिर्फ सेना तैनात करके महीनों तक क्यों रुक गए? विश्लेषणात्मक पहलू है और आपका शतरंज का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। देखिए, सेना को युद्ध के मैदान में उतरने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि गोलियां चलानी ही हैं या पूर्ण युद्ध करना ही है। रक्षा रणनीतिकारों की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी रणनीतिक दबाव कहा जाता है। रणनीतिक दबाव, अच्छा। हाँ, ऑपरेशन पराक्रम का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये स्पष्ट संदेश देना था कि भारत की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। जब इतनी भारी मात्रा में सेना, टैंक और तोपें सीमा पर खड़े होती हैं ना, तो दुश्मन मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से टूटने लगता है। सही बात है, प्रेशर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। और इसी भारी सैन्य दबाव के कारण बिना एक भी गोली चलाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान पर अपनी धरती से आतंकवाद रोकने का जबरदस्त दबाव पड़ा। इसे ही कोएसिव डिप्लोमेसी कहते हैं। कोर्सिव डिप्लोमेसी, रणनीतिक दबाव यानी बिना लड़े ही सामने वाले को उसकी हैसियत याद दिला देना। ये कॉन्सेप्ट परीक्षा के वर्णनात्मक सवालों के लिए जो डिस्क्रिप्टिव आते हैं,
उनके लिए बहुत काम आएगा। हाँ, कैंडिडेट्स को ये टर्म जरूर याद रखने चाहिए। चलिए अब अगले विषय पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय सेना के निर्माण केंद्रों के बारे में। इस फिगर में दिखाया गया है एक शानदार ऐतिहासिक इमारत, जिसके आगे एक बैटल टैंक और 2 सुनहरी तलवारें क्रॉस करके रखी गई हैं। यहाँ बुलेट पॉइंट्स हैं एनडीए पुणे, आईएमए देहरादून, इन्फेंट्री मऊ, आर्टिलरी देवलाली और आर्मर्ड कोर अहमदनगर। देखिए, यूपी पुलिस और होमगार्ड के ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में ना अक्सर मिलान करने वाले मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं, जहां एक तरफ संस्थान का नाम और दूसरी तरफ शहर का नाम दिया होता है। इसलिए इन्हें ट्रिक से याद करना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं एनडीए से। सबसे पहले एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़कवासला पुणे में है। यहाँ तीनों सेनाओं के कैडेट्स की बुनियादी ट्रेनिंग होती है। ट्रिक ये है कि पुणे के मजबूत खड़क यानी चट्टान पर तीनों सेनाओं की नींव खड़ी है। खड़क से खड़कवासला, बहुत बढ़िया। दूसरा है आईएमए। हाँ, दूसरा है आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है। ट्रिक, देहरादून में गुरु द्रोणाचार्य ने मिलिट्री की शिक्षा दी। देहरादून द्रोण घाटी में है, तो ये लिंक आसान है। अच्छा, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और इन्फेंट्री स्कूल का क्या है? इसके बाद इन्फेंट्री स्कूल यानी पैदल सेना का स्कूल महो मध्य प्रदेश में है। इसकी ट्रिक है, पैदल सेना महो ने मार्च करती है। फिर स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जो तोपखाना है, वो देओलाली महाराष्ट्र में है। ट्रिक, देओलाली में तोपें गूंजती हैं। और आखिरी वाला आर्मर्ड कोर्स। और अंत में आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, जहां बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक होते हैं, वो अहमदनगर में स्थित है। इन स्थानों को इनकी भौगोलिक बनावट के कारण चुना गया था। जैसे अहमदनगर का जो मैदानी इलाका है, वो टैंकों के अभ्यास के लिए बहुत मुफीद है। इन ट्रिक्स के साथ तो परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी किसी भी छात्र को। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कारगिल युद्ध और उसके बाद हुए रक्षा सुधारों की। ये सैन्य इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इस फिगर में दिखाए गए हैं बर्फीले पहाड़, एक आर्टिलरी गन, आसमान में फाइटर जेट और एक सीलबंद डॉक्यूमेंट। यहाँ बुलेट पॉइंट्स हैं: ऑपरेशन विजय और सफेद सागर, के सुब्रमण्यम समिति, सीडीएस का विचार और पोटा एक्ट। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, वो भारतीय सैन्य इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने हमें हमारी कमियों का एहसास कराया। इस युद्ध में 2 प्रमुख ऑपरेशन एक साथ चले। एक तो थल सेना का ऑपरेशन विजय, जिसमें जमीन पर घुसपैठियों को खदेड़ना था, और दूसरा वायु सेना का ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें ऊंचाई से बमबारी करनी थी। इसे कैसे याद रखें छात्र? ट्रिक याद रखें, आसमान में सफेद सागर यानी बादल होते हैं और जमीन पर विजय प्राप्त होती है। युद्ध जीतने के बाद ना ये महसूस हुआ कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। इसकी जांच के लिए के सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया। के सुब्रमण्यम कमेटी। हाँ, ट्रिक ये है कि कारगिल के कठिन समय में सुब्रमण्यम जी ने जांच की कमान संभाली। इसी समिति की सिफारिश पर पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद का विचार सामने आया था। इसके अलावा आंतरिक आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कानून बनाया गया था। हालांकि राजनीतिक विवादों के चलते इसे 2004 में रद्द कर दिया गया था। एक मिनट, मुझे यहाँ एक दुविधा हो रही है और शायद बहुत से विद्यार्थियों को भी होगी ये दुविधा। जब हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अपने अपने चीफ पहले से मौजूद थे, तो फिर एक अलग से सीडीएस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या 3 बड़े अधिकारी आपस में बात करके रणनीति नहीं बना सकते थे? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये अक्सर इंटरव्यू और मुख्य परीक्षाओं की रीड होता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि तीनों सेनाओं के चीफ अपने अपने डोमेन के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन कारगिल युद्ध में जो सबसे बड़ी कमी सामने आई थी, वो थी इंटेलिजेंस और तालमेल यानी सिनर्जी की भयानक कमी। तालमेल की कमी कैसे? थल सेना को वायुसेना के साथ तुरंत रणनीतिक समन्वय स्थापित करने में मतलब कई दिन लग गए थे, क्योंकि दोनों के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एकदम अलग थे। सीडीएस का काम किसी एक सेना को कमांड करना नहीं है। उनका काम है तीनों सेनाओं के बीच हथियारों, ट्रेनिंग और संसाधनों का साझाकरण यानी इंटीग्रेशन करना। अच्छा, मतलब एक कॉमन ग्राउंड बनाना। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा युद्ध के समय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को अलग-अलग सलाह के बजाय एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, एकल बिंदु सैन्य सलाह देना,
ताकि संकट के समय सेनाएं 3 अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक मुट्ठी की तरह प्रहार करें। क्या बात है, बहुत ही शानदार और गहरा विश्लेषण। एक मुट्ठी की तरह प्रहार करना, यही आधुनिक युद्ध की मांग है। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो यूपी राज्य की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी की आंतरिक सुरक्षा तंत्र की। सभी विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दें। हाँ, इस फिगर में यूपी का मैप है जिसकी उत्तरी सीमा लाल रंग से चमक रही है। साथ ही बॉर्डर फेंसिंग, एक वॉच टावर, पुलिस कैंप, सीटी और एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया गया है। दाईं ओर एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट भी है। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। यूपी नेपाल सीमा 570 किलोमीटर, 7 जिले, एसएसबी की तैनाती, एटीएस और एसटीएफ का गठन और खुली सीमा की चुनौतियां जैसे जाली नोट और मानव तस्करी। सभी विद्यार्थी इस हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली का सीधा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की सबसे संवेदनशील सीमा नेपाल देश के साथ लगती है, जो लगभग 570 किलोमीटर लंबी है। ये एक पोरस या खुली सीमा है। जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बिल्कुल, इसका मतलब है कि यहाँ भारत-पाक सीमा की तरह कांटेली तारें या हाई वोल्टेज फेंसिंग नहीं है। लोग रोजगार और व्यापार के लिए आसानी से आ जा सकते हैं। यही भौगोलिक स्थिति इसे खतरनाक बनाती है। राष्ट्र विरोधी तत्व इसी खुली सीमा का फायदा उठाकर जाली भारतीय मुद्रा यानी फेक करेंसी, मादक पदार्थों की तस्करी और सबसे भयानक मानव तस्करी को अंजाम देते हैं। और ये जो 7 जिले हैं जो नेपाल सीमा से लगते हैं, ये कौन से हैं? ये तो भूगोल और सुरक्षा दोनों लिहाज से सीधा सवाल बन सकता है ना? हाँ, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। पश्चिम से पूर्व की ओर इन 7 जिलों को क्रम से याद रखने के लिए हमने एक अचूक मेमोरी ट्रिक बनाई है। ओह, बताइए। वो ट्रिक है पीली खीर बाहरी ने खाई। ध्यान से सुने, पीली से पीलीभीत, खीर से लखीमपुर खेरी, बाहरी से बहराइच, ने से श्रावस्ती। यहाँ थोड़ी ध्वनि समानता का प्रयोग किया गया है। पीली खीर बाहरी ने खाई और बाकी 3? और इसके बाद बचे हुए 3 जिले हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इस 570 किलोमीटर लंबी खुली सीमा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी यूपी पुलिस के साथ-साथ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की है। एसएसबी को याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? हाँ, ट्रिक है। नेपाल सीमा पर शांत रहकर सुरक्षा करनी पड़ती है। एस से सशस्त्र, एस से सीमा। इसके अलावा राज्य के अंदरूनी हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए यूपी पुलिस में 2 विशेष बलों का गठन किया गया है। एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, एटीएस का काम, जैसा कि इसके नाम ए से स्पष्ट है, आतंक और स्लीपर सेल्स को खोजना और खत्म करना है। वहीं एस से एसटीएफ, इसका मुख्य काम संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बड़े डकैत, पेपर लीक करने वाले गिरोह और माफियाओं का खात्मा करना है। दोनों के काम करने का दायरा और विशेषज्ञता बिल्कुल अलग है। बहुत ही स्पष्ट कर दिया आपने। पीली खीर बाहरी ने खाई, ये विजुअल ट्रिक तो विद्यार्थी शायद ही कभी भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे लाल गलियारा और सख्त कानून की। इस फिगर में एक लाल रंग का डरावना जंगल, न्याय का तराजू और हथकड़ियां दिखाई गई हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं नक्सलवाद, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली हैं, समाधान यानी समाधान सिद्धांत, यूपी गैंगस्टर और गूंडा एक्ट और एसएसआरए योजना। देखिए, लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर भारत का वो भूभाग है जो दशकों से वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सुदूर दक्षिणी हिस्सा है ना, जो विंध्या पर्वतमाला और घने जंगलों से घिरा है, वो इसकी चपेट में रहा है। इसमें मुख्य रूप से कौन से जिले आते हैं? मुख्य रूप से इसमें 3 जिले आते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली। ट्रिक है, सोन और मिर्ची के जंगल नक्सलवाद के अड्डे बने। इन नक्सल प्रभावित जिलों में पीएसी और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगातार गश्त करते हैं। और इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना के तहत इन जिलों को विशेष आर्थिक फंड मिलता है ताकि थानों का आधुनिकीकरण हो सके। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और बहुत तकनीकी बात समझना जरूरी है। हाँ, वो गैंगस्टर और गुंडा एक्ट वाली बात। बिल्कुल। यूपी पुलिस एग्जाम में अक्सर गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के बीच का अंतर पूछा जाता है।
सभी ध्यान दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस मुख्य रूप से अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई अवैध संपत्ति कुर्क यानी अटैचमेंट करती है। इसका मकसद उनके आर्थिक तंत्र को तोड़ना है। और गुंडा एक्ट, जबकि गुंडा एक्ट में समाज के लिए खतरा बन चुके आदतन अपराधियों को एक निश्चित समय के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कानूनी भाषा में जिला बदर यानी एक्सटर्नमेंट करना कहते हैं। इसे मैं एक एनालॉजी या उदाहरण से समझाता हूं अपने हिसाब से। देखिए, नक्सलवाद बिल्कुल एक गहरी जड़ों वाले विषैले पेड़ की तरह है ना? जो लोग जंगलों में मुख्य धारा से कट गए, विकास उन तक नहीं पहुंचा, उन्होंने हथियार उठा लिए। अगर आप सिर्फ पुलिस भेजकर इस पेड़ की टहनियां या पत्ते काटेंगे तो वो अगले मानसून में फिर से उगाएगा। सही बात है, सिर्फ पुलिस एक्शन काफी नहीं है। वही तो, इस पेड़ को जड़ से खत्म करने के लिए आपको सिर्फ हथियारबंद पुलिस नहीं, बल्कि स्कूल, अस्पताल और विकास की भी जरूरत है। शायद इसीलिए बुलेट पॉइंट में सरकार के समाधान सिद्धांत का जिक्र किया गया है। कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये मूल रूप से एक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसीलिए भारत सरकार ये बहुआयामी समाधान सिद्धांत लेकर आई है। ये समाधान कोई एक्रोनिम है क्या? हाँ, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा डॉक्ट्रिन है। इसमें एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग और अगले ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इस तरह हर अक्षर का एक गहरा अर्थ है। कुल मिलाकर नक्सलवाद को सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि विकास और रणनीति के मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से ही खत्म किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब हम राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर चलते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री की अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूएन और एफएटीएफ की भूमिका की। इस फिगर में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का लोगो और एक ग्लोब दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ टूट कवे सोने के सिक्के हैं, जो टेरर फंडिंग रुकने का प्रतीक हैं। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। यूएनएससी सीटीसी 2001, सीसीआईटी 1996 और एफएटीएफ 1989। देखिए, वैश्विक सुरक्षा का ताना बाना इन्हीं संस्थाओं पर टिका है। सबसे पहले यूएनएससी सीटीसी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये समिति रातों रात नहीं बनी थी। 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के भीषण आतंकी हमले के ठीक बाद, जब पूरी दुनिया दहशत में थी, तब इसे स्थापित किया गया था। इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है, 9/11 के बड़े हमले के तुरंत बाद डरी हुई दुनिया की कमेटी बैठी। दूसरा है सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये परीक्षा के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव 1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में रखा गया था। भारत ने रखा था? हाँ, भारत ने दुनिया को चेताया था कि आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता, ये सिर्फ आतंकवाद होता है। हालांकि देशों के बीच परिभाषा पर सहमति न बनने के कारण ये आज भी पेंडिंग है। ट्रिक ये है, भारत ने 96 में ही सबको आतंकवाद की चेतावनी दे दी थी। और तीसरा जो एफएटीएफ है, ये तो बहुत न्यूज में रहता है। बिल्कुल। तीसरा सबसे ताकतवर और चर्चित नाम एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में पेरिस में स्थापित ये संस्था दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के वित्तीय नेटवर्क को कसती है। ट्रिक है, पेरिस में फंडिंग रोकने के लिए फैट यानी एफएटीएफ जुर्माना लगाया गया। अच्छा। एफएटीएफ अक्सर न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में रहता है, अपनी ग्रे और ब्लैक लिस्ट की वजह से। मुझे ये समझना था कि ये लिस्ट्स वास्तव में काम कैसे करती हैं, इनका किसी देश पर क्या असर होता है। इसे बहुत ही सरल लेकिन तकनीकी शब्दों में समझें। अगर एफएटीएफ किसी देश को अपनी ग्रे लिस्ट में डालता है, तो उसका मतलब है एक सख्त चेतावनी यानी वार्निंग। संस्था उस देश की वित्तीय प्रणालियों की मॉनिटरिंग बढ़ा देती है। जैसे पाकिस्तान को रखा गया था कई साल। एकदम सही। लेकिन अगर कोई देश लगातार आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उन्हें पैसे मुहैया करा रहा है और ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद सुधार नहीं रहा, तो उसे ब्लैक लिस्ट में ढकेल दिया जाता है। इसका असर विनाशकारी होता है। ब्लैकलिस्ट होने का सीधा अर्थ है कठोर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध। मतलब दुनिया से कट ऑफ हो जाना। हाँ, उस देश को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलना लगभग असंभव हो जाता है। विदेशी निवेशक भाग जाते हैं और देश आर्थिक रूप से घुटनों पर आ जाता है। मतलब बम गिराने से पहले पैसे की सप्लाई ही काट देना, अर्थव्यवस्था को अपहिज कर देना, बिल्कुल सही अप्रोच है। चलिए,
अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एसईओ, रैट्स और इंटरपोल की। इस फिगर में दुनिया का मैप है जिसमें लाल नोड्स जुड़े हैं, इंटरपोल का लोगो है और एक कॉन्फिडेंशियल फाइल रखी है। बुलेट पॉइंट्स हैं रैट्स ताशकेंट, इंटरपोल लियोन और रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस। यहाँ नोट्स में ध्यान देने वाली बात यह भी लिखी है कि एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। यहीं पर परीक्षक अक्सर छात्रों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, जो कि एक यूरेशियन राजनीतिक और सुरक्षा समूह है, उसका मुख्य मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने वाला इसका जो स्थायी और सबसे सक्रिय अंग है, जिसे रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, उसका मुख्यालय वहां नहीं है। वो उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट में है। इसे याद रखने की मजेदार ट्रिक ये है कि ताशकेंट में छिपे हुए आतंकियों रूपी चूहों यानी रैट्स को पकड़ा। ताशकेंट की चूहें, हाँ, ये आसान है। और इंटरपोल के बारे में? अब बात करते हैं इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। ट्रिक, इंटर तक पुलिस लियोन यानी शेर की तरह सीमा पार घुस जाती है। इंटरपोल दुनिया भर की पुलिस को जोड़ने का काम करता है और भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग रंगों के अलर्ट या नोटिस जारी करता है। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, परीक्षा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण नोटिस हैं। पहला, रेड कॉर्नर नोटिस। इसका मतलब है सीधा खतरा। ये दुनिया भर की पुलिस से किसी वांछित अपराधी को ढूंढने और उसके प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन या गिरफ्तारी की मांग करता है। और दूसरा वाला? दूसरा है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ये गिरफ्तारी के लिए नहीं होता। इसका मतलब है किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या आपराधिक गतिविधियों के बारे में सिर्फ पूछताछ करना या अतिरिक्त जानकारी जुटाना। रेड मतलब गिरफ्तारी और ब्लू मतलब जानकारी। बहुत खूब। अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वैश्विक खतरा और सूचकांक की। इस फिगर में एक ग्रीन रेडार स्क्रीन, दुनिया के मैप पर लाल हॉटस्पॉट्स, इंडेक्स रिपोर्ट की एक मोटी किताब और सुनहरे रंग के बार ग्राफ्स दिखाए गए हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं प्रमुख आतंकी समूह जैसे आइसिस, बोको हराम, हमास, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी आईईपी, एनएमएफटी 2022 सम्मेलन और एनआईए एक्ट। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देखिए कई खूंखार आतंकी समूह सक्रिय हैं और परीक्षाओं में उनके काम करने के भौगोलिक क्षेत्र अक्सर पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षार्थियों को नोट कर लेना चाहिए। हाँ, जैसे आइसिस मुख्य रूप से मध्य पूर्व यानी इराक, सीरिया में फैला। बोको हराम जो पश्चिमी शिक्षा का विरोध करता है, वो अफ्रीका के नाइजीरिया में सक्रिय है। और हमास मुख्य रूप से गाजा पट्टी और पैलेस्टीन क्षेत्र में है। ट्रिक याद रखें, बुक यानी बोको पढ़ना नाइजीरिया में मना है और हमास गाजा में है। ये ट्रिक बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जीटीआई। ये ऐसी विस्तृत रिपोर्ट देता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है और वहां कितनी मौतें हुईं। वर्तमान में इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान है। मुझे यहाँ आपको एक बार रोकना पड़ेगा। बुलेट पॉइंट में स्पष्ट लिखा है कि ये आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि आतंकवाद तो पूर्ण रूप से रक्षा और गृह मंत्रालय का यानी सुरक्षा का मुद्दा है ना? हाँ, आमतौर पर वैसा ही लगता है। तो फिर इसका सूचकांक एक इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाली संस्था क्यों जारी करती है? ये बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक प्रश्न है आपका। अक्सर विद्यार्थी इस तथ्य को बस रट लेते हैं, लेकिन इसका कारण नहीं जानते। देखिए, इसका जवाब इस कड़वे सच में छिपा है कि जब किसी क्षेत्र में आतंकवाद पनपता है ना, तो गोलियों के आवाज से सबसे पहला और सबसे गहरा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है? एकदम। आतंकवाद के कारण स्थानीय बाजार बंद हो जाते हैं, कारखाने ठप पड़ जाते हैं, विदेशी निवेश यानी एफडीआई तुरंत भाग जाता है और बरसों के मेहनत से बना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। बिना शांति के अर्थव्यवस्था कभी भी विकास नहीं कर सकती। ये बात तो है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं की ये संस्था आईईपी इस डेटा का विश्लेषण करती है ताकि दुनिया को बता सके कि आतंकवाद का आर्थिक मूल्य कितना भारी है।
इसकी ट्रिक भी यही है, जो अर्थव्यवस्था और शांति मापेगा वही आतंकवाद का असली सूचकांक बताएगा। बहुत ही तार्किक और गहरी बात है ये, अर्थव्यवस्था और आतंकवाद का उल्टा रिश्ता। और ये आखिरी 2 पॉइंट्स जो थे नोट्स में, NMFT और NIA एक्ट क्या है, इनका परीक्षा में क्या रिलेवेंस है? NMFT का अर्थ है नो मनी फॉर टेरर। ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी 2022 में भारत ने न्यू दिल्ली में की थी और दुनिया भर के देशों को एकजुट किया था। ट्रिक 22 में भारत ने डंके की चोट पर कहा कि आतंकियों को नो मनी फॉर टेरर। और NIA का क्या रोल है इसमें? विशेष ध्यान में रखें सभी विद्यार्थी, भारत सरकार ने कानून में एक बड़ा संशोधन करके अपनी इस प्रमुख जांच एजेंसी NIA को अब विदेशों में भी आतंकी मामलों की जांच करने का असाधारण कानूनी अधिकार दे दिया है। इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब अब NIA देश के बाहर भी जा सकती है? बिल्कुल, यानी अब अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश विदेश में रची जाती है तो आतंकी देश से बाहर भागकर भी NIA की पहुंच से बच नहीं सकते। तो ये था हमारा संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, ये एक परीक्षा केंद्रित क्लास है और कोई भी क्लास बिना एक मजबूत रिवीजन के खत्म नहीं हो सकती, है ना? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज के इस पूरे सेशन का एक कंप्लीट वर्बल रिवीजन दें, ताकि सब कुछ उनके दिमाग में एकदम छप जाए। बिल्कुल, सभी विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान यहाँ दें। ये आपका क्विक और फाइनल रिकैप है। ऐतिहासिक ऑपरेशंस की बात करें तो ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर के लिए, पवन श्रीलंका में LTTE के खिलाफ और कैक्टस मालदीव तख्ता पलट रोकने के लिए वायुसेना की त्वरित कार्रवाई थी। और 21वीं सदी के 21वीं सदी के ऑपरेशंस, ब्लैक टॉर्नेडो, मुंबई 26/11 हमला और NSG का रोल, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च पैड्स तबाह करने के लिए और बंदर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नेम था। ट्रेनिंग सेंटर्स को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर NDA पुणे के खड़कवासला में, IMA देहरादून की घाटी में, इन्फेंट्री माहो में मार्च, उसके बाद कारगिल युद्ध हवा में सफेद सागर और जमीन पर विजय ऑपरेशन चले। इंटेलिजेंस फेलियर के बाद सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर CDS का पद अस्तित्व में आया था। यूपी का आंतरिक ढांचा जो सबसे अहम है, उस पर भी रोशनी डालिए। हाँ, यूपी का आंतरिक ढांचा 570 किलोमीटर लंबी खुली नेपाल सीमा के साथ जिले। याद रखने की ट्रिक थी, पीली खीर बहरी ने खाई। यूपी ATS आतंकवाद रोकने के लिए और STF संगठित अपराध और माफियाओं का खात्मा करने के लिए। गुंडा एक्ट में अपराधी का जिला बदर होता है और गैंगस्टर एक्ट में अपराधी की अवैध संपत्ति कुर्क की जाती है। और आखिर में जो वैश्विक संस्थाएं थीं? अंत में वैश्विक संस्थाएं, FATF टेरर फंडिंग रोकना और देशों को ब्लैकलिस्ट करना, इंटरपोल के रेड नोटिस गिरफ्तारी के लिए और ब्लू नोटिस पूछताछ के लिए होते हैं, और अंत में NIA की नई शक्तियां, जिससे वो विदेश में भी जाकर जांच कर सकती है। बहुत ही बेहतरीन, क्रिस्प और ऊर्जावान रिवीजन था ये। इस विस्तृत विश्लेषण सत्र को समाप्त करते हुए मैं सभी विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के सामने एक गहरा विचार रखना चाहता हूं। आज हमने इस क्लास में देखा कि कैसे भारत और दुनिया पारंपरिक आतंकवाद और जमीनी खतरों से निपटने के लिए सेना तैनात कर रहे हैं। हाँ, स्पेशल फोर्स बना रहे हैं और खुली सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, और कड़े कानून भी ला रहे हैं। हमने ऑपरेशंस पढ़े, संस्थाएं पढ़ी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का आतंकवाद शायद सरहदों पर बंदूक और बम लेकर नहीं आएगा, बल्कि वो साइबर स्पेस, डीप फेक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सीधे हमारे और आपके स्मार्टफोन्स में घुसपैठ करेगा। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो किसी रेडार पर दिखाई नहीं देगा। तो क्या हमारे पारंपरिक ट्रेनिंग सेंटर, पुरानी तरबंदियां और वर्तमान कानून इस अदृश्य युद्ध यानी इनविजिबल वॉर से निपटने के लिए काफी होंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को आगामी यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड्स और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छे से पढ़िए, एकाग्र रहिए और सफल होइए। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इस प्रैक्टिस को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है भारतीय रक्षा और सैन्य अभियान, प्रश्न 1 से 20 तक, और दूसरा खंड है आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद, प्रश्न 21 से 40 तक।
चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, भारतीय रक्षा और सैन्य अभियान। प्रश्न 1, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1988। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1984, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, ऑपरेशन पवन 1987 का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका, क्योंकि ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा लिट्टे को निरस्त करने के लिए चलाया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, मालदीव में अचानक हुए तख्तापलट को रोकने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन कैक्टस, ऑप्शन बी ऑपरेशन पवन, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन कैक्टस, क्योंकि 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कारगिल पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर में आतंकियों का सफाया करना, ऑप्शन सी श्रीलंका में शांति स्थापित करना, ऑप्शन डी मालदीव की सरकार को बचाना। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर में आतंकियों का सफाया करना, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 में स्वर्ण मंदिर परिसर से सिख उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मुंबई 26/11 हमलों के दौरान ताज होटल में एनएसजी द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन बी ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑप्शन डी ऑपरेशन कैक्टस। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, क्योंकि 2008 के मुंबई हमलों के दौरान ताज होटल को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए एनएसजी ने ये ऑपरेशन चलाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, संसद हमले 2001 के बाद भारत पाक सीमा पर सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा क्या कहलाया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन रक्षक, ऑप्शन डी ऑपरेशन पवन। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, क्योंकि 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत पाक सीमा पर भारतीय सशस्त्र बलों की एक बड़ी लामबंदी थी। अब अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 7, उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2016, क्योंकि 29 सितंबर 2016 को उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, पुलवामा हमले के बाद वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक को कोड नेम क्या था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन बी ऑपरेशन ईगल, ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुण, ऑप्शन डी ऑपरेशन सफेद सागर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन बंदर, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हवाई हमले को ऑपरेशन बंदर कोड नेम दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी खड़कवासला, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी देवलाली। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी खड़कवासला, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून, क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए खड़कवासला, ऑप्शन बी देवलाली, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी महू। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी महू, क्योंकि भारतीय सेना का इन्फेंट्री स्कूल मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी देवलाली, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी पुणे। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी देवलाली, क्योंकि स्कूल ऑफ आर्टिलरी महाराष्ट्र के नासिक के पास देवलाली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी देहरादून। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदनगर, क्योंकि आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, कारगिल युद्ध 1999 में भारतीय थल सेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना के सैन्य अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 15, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन बी ऑपरेशन पवन, ऑप्शन सी ऑपरेशन कैक्टस, ऑप्शन डी ऑपरेशन टॉर्नेडो। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन सफेद सागर, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा थल सेना की सहायता के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन सफेद सागर कोड नेम दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी के सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी तेंदुलकर समिति। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी के सुब्रमण्यम समिति, क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसके अध्यक्ष के सुब्रमण्यम थे, का गठन कारगिल युद्ध के बाद खुफिया और सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद का पहला विचार किस समिति की सिफारिश पर आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए के सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी शाह आयोग, ऑप्शन डी नानावटी आयोग। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए के सुब्रमण्यम समिति, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन करने की सिफारिश सबसे पहले कारगिल युद्ध की समीक्षा करने वाली के सुब्रमण्यम समिति ने ही की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, पोटा कानून किस वर्ष बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2002, क्योंकि आतंकवाद निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा 2002 में लागू किया गया था और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। अगला सवाल, प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ खुली सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 450 किलोमीटर, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 570 किलोमीटर, ऑप्शन डी 650 किलोमीटर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 570 किलोमीटर, क्योंकि
उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगी सीमा की लंबाई लगभग 570 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल सीमा से लगते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ पहला खंड समाप्त होता है। अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद। प्रश्न 21। यूपी नेपाल सीमा पर मुख्य रूप से कौन सा सशस्त्र सीमा बल तैनात रहता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी एसएसबी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी एसएसबी, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष रूप से किसका गठन हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एटीएस, ऑप्शन बी एसटीएफ, ऑप्शन सी पीएसी, ऑप्शन डी आरएएफ। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी एसटीएफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन विशेष तौर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23। उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए किस बल का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एसटीएफ, ऑप्शन बी पीएसी, ऑप्शन सी एटीएस, ऑप्शन डी जीआरपी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एटीएस, क्योंकि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का गठन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और जांच करने के लिए किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नक्सलवाद रेड कॉरिडोर से प्रभावित हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लखनऊ, कानपुर, आगरा, ऑप्शन बी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ऑप्शन सी मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ऑप्शन डी गोरखपुर, देवरिया, बलिया। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, क्योंकि ये जिले उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें रेड कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। अगला सवाल, प्रश्न 25। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए दिया गया बहुआयामी सिद्धांत कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए समाधान, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी सुरक्षा। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए समाधान, क्योंकि समाधान सिद्धांत नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार की एक व्यापक रणनीति है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26। यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जिला बदर करना, ऑप्शन बी संपत्ति कुर्क करना, ऑप्शन सी उम्र कैद की सजा, ऑप्शन डी केवल जुर्माना लगाना। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति कुर्क करना, क्योंकि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 27। यूपी गुंडा एक्ट के तहत मुख्य रूप से क्या कार्रवाई की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संपत्ति कुर्क, ऑप्शन बी पुलिस एनकाउंटर, ऑप्शन सी जिला बदर, ऑप्शन डी फांसी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी जिला बदर, क्योंकि यूपी गुंडा एक्ट के तहत आदतन अपराधियों को एक निश्चित अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर करने की कार्रवाई की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। यूएनएससी-सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी का गठन किस घटना के बाद हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 26/11 मुंबई हमले, ऑप्शन बी 9/11 अमेरिका हमले, ऑप्शन सी 2001 संसद हमला, ऑप्शन डी 2019 पुलवामा हमला। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 9/11 अमेरिका हमले, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति का गठन अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29। भारत द्वारा 1996 में प्रस्तावित
आतंकवाद पर व्यापक संधि CCIT का वर्तमान स्टेटस क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्ण रूप से लागू है, ऑप्शन बी रद्द कर दी गई है, ऑप्शन सी अभी भी पेंडिंग है, ऑप्शन डी केवल एशिया में लागू है। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि कुछ देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति के कारण यह संधि अभी भी संयुक्त राष्ट्र में लंबित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30। FATF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2001। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 31। FATF का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकना, ऑप्शन सी मानवाधिकार रक्षा, ऑप्शन डी परमाणु हथियारों का अप्रसार। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकना, क्योंकि FATF एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए मानक निर्धारित करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32। भारत FATF का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010, क्योंकि भारत 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 34वां सदस्य बना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33। SCO का आतंकवाद विरोधी स्थायी अंग रैट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी ताशकंद, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रैट्स का मुख्यालय उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लियोन, ऑप्शन सी जिनीवा, ऑप्शन डी वॉशिंगटन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस किस लिए जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए, ऑप्शन बी गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण के लिए, ऑप्शन सी चोरी हुई संपत्ति के लिए, ऑप्शन डी किसी अज्ञात खतरे की चेतावनी के लिए। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण के लिए, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36। इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी, ऑप्शन बी व्यक्ति की जानकारी या स्थान का पता लगाना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रत्यर्पण, ऑप्शन डी अज्ञात शव की पहचान। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यक्ति की जानकारी या स्थान का पता लगाना, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। अब अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 37। प्रमुख आतंकी समूह बोको हराम का संबंध मुख्य रूप से किस देश से है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी सोमालिया। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइजीरिया, क्योंकि बोको हराम एक जिहादी आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर नाइजीरिया में सक्रिय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए UN, ऑप्शन बी IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन सी FATF, ऑप्शन डी इंटरपोल।
आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सीरिया। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान, क्योंकि हालिया रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान लगातार सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। भारत की किस एजेंसी को विदेशों में भी आतंकी मामलों की जांच करने का कानूनी अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी रॉ, ऑप्शन सी आईबी, ऑप्शन डी एनआईए। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी एनआईए, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अधिनियम में संशोधन के बाद भारत के बाहर हुए आतंकी अपराधों की जांच करने का अधिकार है। ये हैं इन सभी एमसीक्यू की आंसर की जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है।